Okay, so 50 participants are right now here. What I will do is I will post the link of attendance in the chat box. वेरी सॉरी, मुझे ही कनेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मुकेश भाई की कृपा है. So here is the link for attendance. Kindly give the attendance. तब तक I will continue with the lecture. तो ये टिपिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है ये आप सबको समझ में आ गया. साथ ही साथ साध्यासाध्यत्व किस वजह से, मतलब हाउ हाउ इजीली और हाउ फास्ट यू गो टू द टिपिंग पॉइंट, आप ओवरलोड की स्थिति में कितना जल्दी जा सकते हो, उसका कारण क्या है. एक आपकी प्रकृति. जैसे कफ प्रकृति वाले लोगों में कफ के रोग जल्दी असाध्य हो जाते हैं. वात प्रकृति वाले रुग्ण में वात के रोग जल्दी असाध्य हो जाते हैं. जांगम देश में वात के रोग जल्दी असाध्य हो जाते हैं. आनुप देश में कफ के रोग जल्दी असाध्य हो जाते हैं. उसके बाद काल. जैसे ऋतुचर्या में अलग अलग काल बताए हैं, उसमें अलग अलग दोष के वृद्धि क्षय बताए हैं, प्रकोप बताया है. तो उस काल के हिसाब से भी जिस काल में जो दोष बढ़ा हुआ है उस काल में वो रोग ज्यादा जल्दी ये हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं. तो रोगी का बल के हिसाब से, रोगी के मानस्थिति के हिसाब से बहुत सारी कंडीशंस हैं. कितने हेतु लिए हैं. मुझे सर्दी हुई है, लेकिन किस वजह से सर्दी हुई है. क्या मुझे सिर्फ पानी में भीगा हूँ, या रात को सोया भी नहीं, या ठंडा पानी पिया भी है, या फिर कुछ कफोत्क्लेशक खाया भी है. तो कितने हेतु सेवन किए हैं उस हिसाब से भी साध्यत्व में आपको डिफरेंस दिख सकता है. और ये एक ही कारण है कि जिस जिस वजह से दो अलग, अभी दो हमारे कॉलेज के बाहर जो पानी पूरी वाला है उसके बाद सब पानी पूरी खाते हैं, लेकिन कभी उसके पानी पूरी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो दो लोगों को जुलाब होते हैं, बाकी लोगों को नहीं होते. उसका कारण ये है कि उनका बल, उनका गुण, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है. तो इस हिसाब से साध्यत्व भी इन कारणों की वजह से अलग अलग हो जाता है. और साध्य रोग में, अब साध्य में दोनों आ गए हैं, सुख साध्य और कृत साध्य. साध्य रोगों में अगर विपरीत गुण, विपरीत देश, विपरीत काल का मात्रा युक्त औषध दिया तो क्योर होना 100% है. क्योर होना 100% है. अब इसके बाद आगे चलते हैं रस पे. रस भी हमने रस भेदी अध्याय में सीखे हुए हैं. रस क्या है. जिह्वा का अर्थ है. अर्थ मतलब क्या, नॉलेज. सो समथिंग, some knowledge which is gathered by the जिह्वा is रस. जैसे हमको 6 प्रकार के रस पता है. मधुराम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का षड द्रव्यम आश्रित च यथा पूर्व बलावह. तो इस जिह्वा का जो अर्थ है वो रस है. ये 6 प्रकार का होता है. मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कषाय. उष्ण मतलब कटु. फिर इन्होंने क्या बताया, विच रस पैसिफाइज एंड एग्रीवेट्स विच दोषा. ये भी हमको पता है, हमने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है कि कौन सा रस और कौन सा दोष इसका संबंध है. तत्राद्या मारुतम ग्रंथि त्रयस्तिक्तादया कफम कया कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्यम तो कुर्वते. तो ये भी हमने सीखा हुआ है. फिर विच गुण पैसिफाइज विच दोष, कौन से गुण से कौन सा दोष पैसिफाई होता है. जिस 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 दोष के जो गुण हैं उसके विपरीत गुण से वो दोष पैसिफाई होता है. वाई वी आर नॉट गोइंग इन टू डिटेल, बिकॉज दिस टॉपिक और दिस टॉपिक और दिस क्या कहते हैं उसको, कंसेप्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, चरक ने क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य चालू कर दिया. द्रव्य को क्लासिफाई करते वक्त उन्होंने 2 प्रकार किए हैं. एक, किसी को याद है द्रव्य के क्लासिफिकेशंस, पदार्थ विज्ञान में सीखे होंगे आप.
कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। कार्य द्रव्य कौन कौन से हैं? कार्य द्रव्य पृथ्वी, वायु, जल, तेज, आकाश, ये कार्य नहीं, ये कारण द्रव्य हैं। क्यों? क्योंकि कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। हम जो भी चीजों को, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट मेक अ, एक मिनट, वी विल जस्ट मेक अ द्रव्य। द्रव्य के दो प्रकार, ओ सॉरी, इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। हाँ, ये आया नीचे। द्रव्य, द्रव्य के दो प्रकार, द्रव्य, द्रव्य के दो प्रकार, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण और कार्य। कार्य द्रव्य वो हैं जो हम रेगुलरली ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। चिकित्सा कार्य के लिए जो द्रव्य हम यूज करते हैं उनको कार्य द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। और कारण द्रव्य क्या है? कारण द्रव्य वो द्रव्य हैं जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, जैसे पंचभूत, पंचमहाभूत। उसके बाद कार्य द्रव्यों को उन्होंने दो प्रकार में बांट दिया। एक चेतन और एक अचेतन। चेतन मतलब दोज हु हैव लाइफ, दोज हु हैव लाइफ। और एक अचेतन, अचेतन मतलब दोज हु डोंट हैव लाइफ। मेरा हैंडराइटिंग इतना खराब नहीं है, अगर पेपर दिया जाए तो मैं ज्यादा अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अचेतन और चेतन में उन्होंने फर्क क्या किया? अचेतन वो हैं जिसमें मन और इंद्रिय नहीं है। पंचभूत दोनों में है, चेतन में भी पंचमहाभूत है, अचेतन में भी पंचमहाभूत है। आत्मा चेतन में भी है, आत्मा अचेतन में भी है। लेकिन आत्मा अचेतन में होने के बावजूद उसमें मन और इंद्रिय नहीं है, मन और इंद्रिय नहीं है। मन और इंद्रिय ना होने की वजह से अचेतन में को आत्मा अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। आत्मा कैनॉट शो साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है। क्योंकि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय ये सब फंक्शन नहीं करते, क्योंकि इंद्रिय है ही नहीं। लेकिन चेतन में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों हैं। तो इसीलिए चेतन जो है ये साइंस ऑफ लाइफ वाले हैं। चेतन को उन्होंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक है, मतलब यहां से आगे डार्विन का ये चालू हो जाता है, किंगडम एनिमैलिए और किंगडम प्लांटे। तो चेतन के बाद एक जगह पर आ गया आपका स्थावर और जांगम। स्थावर मतलब जो हिल नहीं सकते। स्थावर को शायद चरक ने और कोई वर्ड यूज किया है। मतलब जो हिल नहीं सकते वो स्थिर वाले, और जंगम मतलब जो हिल के अपना लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन ये सब करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला चीज देखोगे तो इसमें ग्रोथ के साइंस तो दिखते हैं। किंगडम प्लांटे, द प्लांट ग्रोज, इट टेक्स न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वो बात नहीं कर सकते, वो अपने कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, स्थिर है। जबकि जंगम में किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे में क्या हो जाता है? दे रिलोकेट, दे ग्रो,
they reproduce, everything they do, but they relocate also. तो स्थावर को फिर उन्होंने वापस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और इसको भी वापस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जंगम में उन्होंने क्या किया, एक जो हम बोलते हैं प्लेसेंटल, प्लेसेंटल, प्लेसेंटल मतलब जिनके प्लेसेंटा होती है, जिसको चरक ने कहा है जरायुज, जरायुज, अंडज, स्वेदज, और लास्ट वाला उद्भिज। जरायुज का मतलब है जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, जटायु नहीं है, जरायु। जरायु मीन्स प्लेसेंटा, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में सीखा होगा। तो जरायु से उत्पन्न होने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जरायुज हैं। अंडज मतलब अंडे में से निकलने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंडज है। ज मतलब जन्मने वाला, अंडज मतलब अंडे से जन्मने वाला। तो जरायुज और अंडज तो समझ में आ जाता है, जैसे काफ है, बफेलो है, ये सब जरायुज है। उसके बाद रेप्टाइल्स जितने भी हैं, बर्ड जितने भी हैं, ये सब अंडज है। उसके बाद स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले। अब यहाँ क्या हो गया था कि दे वर सीइंग द ऑर्गेनिजम्स बट दे वर नॉट सीइंग देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल। आज की तारीख में इट इज प्रूव्ड दैट स्वेद से कुछ उत्पन्न नहीं होता, बिकॉज वी हैव माइक्रोस्कोप, सो वी कैन इजीली गो इनटू द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ दीज स्वेदज। तो स्वेदज भी जो उत्पन्न होते हैं वो स्वेद से नहीं होते। लेकिन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जैसे मच्छर है, तो मच्छर का तो अंडा वंडा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो गंदी जगहों से या स्वेद से या लिका यू, जो लाइस होता है, लाइस सर में आता है ना, लाइस, जू जू, तो जू वगैरह जो है उनकी लाइफ साइकिल तो नहीं दिखती, लेकिन वो प्राणी तो दिख जाते हैं और गंदी या स्वेद वाली जगह से दिखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनको स्वेदज मान लिया। और उद्भिज मतलब जमीन से निकलने वाले, जमीन से निकलने वाले, जो जमीन से निकलते हुए दिखते हैं, मतलब जिनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो जमीन के अंदर होती है। तो उद्भिज द्रव्यों में उन्होंने जमीन से निकलने वाले मतलब ऑर्गेनिजम्स को उद्भिज मान लिया। तो ये हो गया जंगम। अब हम स्थावर पे चलते हैं। स्थावर में उन्होंने 4 प्रकार किए हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। अब वनस्पति में और औषधि में ऐसे वृक्ष आते हैं जो जिनमें फल दिखते हैं। वनस्पति और औषधि, इसमें वनस्पति में फल आके फूल आके फल आता है, फूल दिखता नहीं है लेकिन, और औषधि में फूल दिखता है, मतलब क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। एक जिसमें फूल दिखता नहीं है, एक जिसमें फूल दिखता है। फल तो दोनों में दिख जाता है, लेकिन एक जिसमें फूल दिखता नहीं है और एक जिसमें फूल दिखता है। तो वनस्पति में फूल दिखता नहीं है, डायरेक्ट फल दिखता है, और औषधि में फूल भी दिखता है और फल भी दिखता है। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। वानस्पत्य में उन्होंने उन चीजों को लिया जो फ्रूट आने के बाद या फल आने के बाद मर जाते हैं, फल आने के बाद मर जाते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के धान हैं, तो धान जो है वो जब फल आ जाता है तो मर जाते हैं, इसीलिए धान को अलग निकाल के धान अलग कर लेते हैं। और विरुद्ध का मतलब है क्रीपर्स, क्रीपर्स जो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर चलते हैं या फैलना चालू हो जाते हैं। तो वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि,
ये 4 उन्होंने, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड दैट ये जो क्लासिफिकेशन है चीजों का, इस क्लासिफिकेशन के बाद सीधा डार्विन ने क्लासिफिकेशन किया। बीच में कितने साल गए लेकिन कोई क्लासिफिकेशन कर नहीं पाया। तो दिस क्लासिफिकेशन वाज डन लॉन्ग लॉन्ग बैक, 6-8,000 years बैक, जस्ट बाय वाचिंग द नेचर। अचेतन में उन्होंने फिर दो अलग अलग प्रकार किए, एक भस्म, मतलब डायरेक्ट जमीन से निकलने वाले, और बाहर से तैयार होने वाले। तो जो भस्म है वो एक जगह आते हैं, और जो जमीन से निकलने वाले हैं वो एक जगह आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन द्रव्यों का प्रकार या द्रव्यों के भेद नाम से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको इस तरह से लिखना है। आप यू कैन राइट इट इन अ टेबुलर फॉर्म, यू कैन राइट इट एज अ फ्लो चार्ट, यू कैन राइट इट एज, वो दो दो पांव वाले क्या होते हैं मुझे पता नहीं, तो वैसे भी लिख सकते हो। 5 मार्क के लिए द्रव्यों का क्लासिफिकेशन इस तरह से है। उसके बाद उन्होंने उनके प्रयोज्यांग बताए। अब प्रयोज्यांग में क्या क्या बताया, ये 16 मूलिनी और 19 फलिनी द्रव्य बताए उन्होंने। 16 मूलिनी और 19 फलिनी द्रव्यों में से बहुत सारे द्रव्य जो हैं उन्होंने कल्प स्थान में बताए। कल्प स्थान 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में नहीं है। तो जैसे जिमुतक है, धामार्गव है, इक्ष्वाकु है, उसके बाद कृतवेधन है, मदन फल है। तो इनमें कौन से चीजों का मूल यूज होता है, रूट यूज होता है, वो मूलिनी द्रव्य में आते हैं। और कौन से द्रव्यों का फल यूज होता है, वो फलिनी द्रव्य में आते हैं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 16 मूलिनी द्रव्य हैं और 19 फलिनी द्रव्य हैं। बहुत ही हो गया तो 1 2 4 चीजों के नाम याद रख लो। फिर उन्होंने 4 प्रकार के महास्नेह बताए। मूलिनी और फलिनी द्रव्यों का उन्होंने ये भी बताया है कि कौन सा द्रव्य कुष्ठ में यूज होता है, कौन सा द्रव्य वमन के लिए श्रेष्ठ है, कौन सा द्रव्य विरेचन के लिए श्रेष्ठ है। तो ये भी उन्होंने यहाँ बताया। 4 प्रकार के महास्नेह बताए। महास्नेह कौन से हैं 4 प्रकार के, घृत, तेल, वसा और मज्जा। घृत, तेल, वसा और मज्जा, तो ये 4 प्रकार के महास्नेह हैं। 5 प्रकार के लवण बता दिए उन्होंने। 5 प्रकार के लवण कौन से, सबसे श्रेष्ठ लवण है सेंधव, उसके बाद सवर्चल, उसके बाद बिड लवण, उसके बाद औद्भिद लवण, मतलब जमीन से निकलने वाला, जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है वैसे, और उसके बाद सबसे लास्ट में सामुद्र लवण। सामुद्र लवण बहुत मिलता है, लेकिन सामुद्र लवण जो है वो सबसे हल्का माना जाता है गुणों से। इसीलिए तो अभी अगर आप मार्केट में देखो या एडवर्टाइजेस देखो, तो व्हाट दे हैव कम आउट विथ, दे हैव कम आउट विथ टाटा लाइट, और सो नोना, नोना करके भी आता है, मतलब नो सोडियम, लो सोडियम। तो ये कारण ये है कि व्हाट दे हैव डन इज ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड मिक्सिंग सेंधव इन नॉर्मल लोना, लोना, नोना नहीं, लोना। तो ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड मिक्सिंग सेंधव विथ नॉर्मल लवण। सेंधव वैसे सबसे अच्छा लवण माना जाता है। ठीक है, जो सदापथ्यकर द्रव्य है उसमें एक ही लवण आता है जो सेंधव है। उसके बाद उन्होंने 8, ये द्रव द्रव्य विज्ञानी में आपने लास्ट टाइम सीखा 8 प्रकार के मूत्र और 8 प्रकार के दुग्ध। 8 प्रकार के मूत्र और दुग्ध में क्या फर्क है, एक में घोड़ा है और एक में मूत्र में गधा है। तो 8 प्रकार के मूत्र और 8 प्रकार के दुग्ध। इसमें मैं वापस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी आपने 1st ईयर में सीखा हुआ है। और 3 शोधन वृक्ष बताए हैं उन्होंने, और इन सब के उन्होंने गुण बताए हैं। जो हमने लवण, मूत्र, दुग्ध के गुण जो हैं वो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर सीख लिए थे। ठीक है, तो ये इसके बाद जो ये स्लाइड है दैट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। I will be uploading this content in your Moodle. Those who have not got into Moodle, please राव सर से एक बार बात करके या व्हाट्सएप मैसेज मार के उनसे अपना यूजर नेम पासवर्ड रिसेट करवा लो, सो यू विल बी
और अगर कोई और भी इशू है मूडल में तो वो, बिकॉज ही हैज द यूजर राइट्स, प्रीवियसली आई यूज्ड टू हैव द यूजर राइट्स, बट अब ही हैज द यूजर राइट, तो आप करवा लो। लास्ट में उन्होंने बोला है कि फिजिशियन को कैसे होना चाहिए, हाउ शुड अ फिजिशियन बी। तो उन्होंने कहा कि फिजिशियन को हमेशा ज्ञान का भूखा होना चाहिए, जहां से जो मिले अच्छा वो लेना चाहिए। मतलब फिजिशियन तो ठीक है, लोगों को ठीक करता है, लेकिन जो ज्ञान है वो ही कैन इवन गेट फ्रॉम चरवाहा। जो चरवाहा है वो चरवाहों से भी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का ज्ञान मिलता है, तो उनसे भी जाके बात करनी चाहिए। उनसे भी जाके ज्ञान हासिल करना चाहिए। वनौषधि का या कोई भी द्रव्य का आइडेंटिफिकेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो अभी आई, पुराने जमाने में वैद्य अपना दवाई जो है वो खुद ही बनाते थे। वैद्यों के पास लोग होते थे जो दवाई बनाते थे और वैद्य अपनी निगरानी रखता था। तो उस बुक में ये लिखा था कि अपनी बीवी के निगरानी में भी बनाया हुआ दवा वैद्य को नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना, उसको योग्य काल में ले आना। योग्य काल में ले आने का क्या महत्व है? अब अगर किसी को वसंत ऋतु में फूल आते हैं, तो अगर उसका फूल प्रयोज्यांग है तो वो वसंत ऋतु में ही लाना पड़ेगा। आप दिसंबर में जाओगे तो फूल नहीं मिलेंगे। तो योग्य काल में ले आना, उसको टेस्ट करना, उसका रस वीर्य विपाक टेस्ट करना और ठीक तरह से प्रिजर्व करना। अगर फूल है मुझे दिसंबर में देना है तो मुझे उसको प्रिजर्व भी करके रखना पड़ेगा, या तो उसका चूर्ण बना के एयरटाइट डब्बे में रखना पड़ेगा, या तो उसके अलग अलग कल्पनाएं बनानी पड़ेगी। बहुत साल यूज करना है तो आसव बनाना पड़ेगा। तो उसको ठीक तरह से प्रिजर्व करना, इसका ज्ञान फिजिशियन को होना चाहिए। देशादि विचार करके राइट द्रव्य इन द राइट मात्रा देना चाहिए। फिजिशियन नहीं, मतलब उसको देशादि का भी विचार करना चाहिए। देश आदि मतलब क्या? देश, रोगी का बल, रोग का बल, तो उसके बाद काल कौन सा है वो, अग्नि का विचार, ये सब विचार करके राइट मात्रा में राइट द्रव्य देना चाहिए। जैसे जैसे किसी का कोष्ठ मृदु है, किसी का कोष्ठ क्रूर है। मृदु कोष्ठ वाले को अगर आप आधा लीटर दूध दोगे तो भी वो 3-4 जुलाब दूसरे दिन कर देगा। लेकिन अगर किसी का कोष्ठ क्रूर है तो शायद उसको अविपत्तिकर चूर्ण से भी जुलाब नहीं होगा, उसको इच्छा विधि रस या अभयादि मोदक देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रुग्ण के कोष्ठादि का विचार करके राइट द्रव्य इन राइट मात्रा, यहाँ पर द्रव्य ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मात्रा भी इंपॉर्टेंट है। 2 पेशेंट के क्रूर कोष्ठ हैं। एक मिनट, किसी का चैट आया है। 4 बजे को विक्रम सर का लेक्चर है। ओके, ठीक है, नो इशू। मैं 4 बजे के पहले छोड़ दूंगा आपको। वो 4 बज गए यार, वेदांशी मुझे मार देगी, उसका क्वेश्चन रह गया। नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं वेदांशी, अगली बार चैप्टर चालू करने के पहले तुम्हारा क्वेश्चन ले लूंगा। तो राइट द्रव्य राइट मात्रा, और वैद्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही शुड नॉट लूज होप, द डॉक्टर शुड बी द लास्ट पर्सन टू लूज होप। आज हम देखते हैं कि जब पेशेंट मरा हुआ भी आता है तो भी उसको वो 2 स्त्री जैसे डिफिब्रिलेटर लगा के उसको झटके देते रहते हैं। तो डॉक्टर को प्रयत्नशील रहना चाहिए रोगी का प्राण बचाने के लिए। भले वो असाध्य है, लेकिन प्राण बचाने के लिए उसको प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा का जो परिणाम है ये ही की टू सक्सेस है। ठीक तरह से चिकित्सा की जाए, यही की टू सक्सेस है। यहाँ एक पॉइंट रह गया, चरक ने मूर्ख वैद्य की निंदा की है। उन्होंने ये बोला है कि मूर्ख वैद्य जो है ये सांप के जैसा है। एक बार सांप से कटवा लो, बिच्छू से कटवा लो, नारियल के झाड़ के नीचे रह के नारियल सर पे गिरवा लो, लेकिन मूर्ख वैद्य से ट्रीटमेंट नहीं करवाना, वो आपके प्राण तुरंत हर लेगा। और इसीलिए सुभाषित है, वैद्य को वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम। मतलब वैद्यराज को मेरा साष्टांग प्रणाम है, क्योंकि आप तो यमराज के भाई हो। मेरा प्राण रखना या मेरा प्राण का हरण करना ये आपके हाथ में है।
ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज दीर्घम जीवितीय। इसका जो ये है वीडियो है दैट आई विल बी पोस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस विक्रम सर्स लेक्चर।